एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ही कम समय बचा है एंड 2 अंक के क्वेश्चन हम रेडी कर चुके थे। इस वीडियो में हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे रेडी करेंगे। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से अच्छी तरीके से आप करके जाना, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन जरूर से, ठीक है। हम 3-3 अंक के क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आंसर के साथ बताते चलूँगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके आंसर नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। उसको भी आपको अच्छी तरीके से आंसर कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विमीय विश्लेषण द्वारा यहाँ पे गति के समीकरण का, ठीक है। ये आपका दिया गया है गतिज ऊर्जा का समीकरण, इसकी जांच करनी है। और ये यहाँ पे के जो है हमारा गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और एम द्रव्यमान दिया गया है, जो जो सारी चीज़ें हैं ना, के/2 वन, हाँ, हाफ एम बी स्क्वायर 1/2 mv², ये हमारा गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है। इसको बिल्कुल से आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना है, इसकी जाँच करनी है। कह रहे कि विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। भौतिक सूत्रों की सत्यता की जाँच करने में और नई भौतिक मात्राओं का निर्माण करने में और मात्राओं के बीच, ठीक है, जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनके बीच संबंध ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीमाएं और विश्लेषण हमने 2 अंकीय क्वेश्चन में भी देख लिए थे, ये वही है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियों के नाम एवं उसके मात्रक लिखिए। ये मूल राशि है, इसका मात्रक सामने है। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा, ये तो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। समय सेकंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा, और इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे याद रखना बिल्कुल तरीके से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो इसे हम 2 अंकी में कंप्लीट कर चुके थे। ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब कहता क्या है कि किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। मतलब एक वृत्तीय पथ है, उसमें जितना समय लग रहा है, उसमें जितना काल लग रहा है, ठीक है, वो आवर्तकाल है। कह रहा है कि प्रति सेकंड पूरे किए गए चक्करों की संख्या। अब इसी आवर्तकाल में प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कितनी है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति कहलाएगी। और इसका आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक आपका हर्ट्ज होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आघूर्णों का सिद्धांत लिखिए। दर्शाइए कि उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ कब एक से अधिक होता है। आघूर्णों का सिद्धांत देखो, बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, डिटेल में क्वेश्चन पूरा रेडी कर लेना है। मैं आपको मेनली क्वेश्चन पर फोकस करा रहा हूँ, और आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आंसर मैंने लिखे हैं, ताकि आप लोगों को क्या हो सके, एक भान हो सके, हाँ, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको रेडी करना है, ठीक है। आघूर्णों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें बात, तो कहता है कि किसी पिंड के संतुलन में रहने के लिए किसी भी बिंदु के चारों ओर कुल दक्षिणावर्त आघूर्ण उसी बिंदु के चारों ओर कुल वामावर्त आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या कहता है, आघूर्णों का सिद्धांत कहता है। और कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वह 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 1 से कम तीनों स्थितियाँ हो सकती हैं। ये यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है। ये भी आप लिख दोगे, और बाकी आप आगे अच्छे से रेडी कर लेना। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में होने वाली कमी ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का यूज़ किया जाता है, उसको लिखिए। ये रहेगा आपका यहाँ पे सूत्र, ठीक है। कमी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपका जो सूत्र है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल से याद कर लो इसको, ठीक है। ये रहेगा आपका, ठीक है, 1+h/r² है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। सभी को पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना से इसे उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। इसे 2-2 अंकी में क्वेश्चन कंप्लीट कर ही चुके थे। तो घर्षण को कम करने बढ़ाने के उपाय, कम करने के उपाय क्या है भाई, सतह पर चिकनाई या लुब्रिकेंट का उपयोग करके, सतह को पॉलिश करके, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, मतलब जितना सतह को यहाँ पे हम स्मूथ बनाएंगे उतना ही घर्षण कम होता जाएगा, ठीक है। बढ़ाने के लिए हम सतह को क्या कर लेंगे, उसे खुरदरा बनाएंगे, रफली सतह होनी चाहिए, ठीक है। खांचों वाले टायरों का उपयोग करेंगे, है ना, पैटर्न वाले टायर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं, तो ये रहेगा आंसर, उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। मतलब परिक्रमण काल, एक परिक्रमा लगाने में जितना समय लगेगा, एक परिक्रमा लगाने में जितना काल लगेगा, वो परिक्रमण काल कहलाएगा, ठीक है। केपलर का द्वितीय नियम लिखिए। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। यह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित केपलर का सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केपलर के नियम आने हैं पेपर में, ये देख लेना, हर साल आ रही हैं, ठीक है। कह रहा है कि गर्मियों में कुएं का जल ठंडा तथा सर्दियों में गर्म क्यों हो जाता है। तो जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण या धीरे धीरे तापमान बदलता है। गर्मियों में आसपास की तुलना में ठंडा, और सर्दियों में क्या हो जाता है, गर्म महसूस होता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ये आप इसका कारण मेनली याद रख सकते हो।
पौधा घर की दीवारें छत की कांच की बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? पौधा घर की जो दीवारें होती हैं और उसकी छत वगैरह होती है वो कांच की क्यों बनाई जाती है, ऐसा पूछा गया है। तो कांच जो है सूर्य की ऊष्मा अंदर प्रवेश कराता है लेकिन बाहर जाने से रोकता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा तापमान बनाए रखता है, यानी कि पौधों को जितनी भी आवश्यक रूप से कहें कि जितने भी यहाँ पे तापमान की ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो इसमें उसको स्टोर करके एक तरीके से रख लेता है। कहता है कि स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए। सो यह वह घर्षण है जो वस्तु की गति में आने से पहले कार्य करता है, और यह अधिकतम घर्षण बल है जो कि गति शुरू होने के क्षण पर कार्य करता है। अब इसका नाम है क्या है? सीमांत घर्षण। ठीक है, तो जब गति शुरू होगी उसके उसी क्षण पर ये काम करेगा, और यह है गति में आने वाले पहले कार्य पर कार्य करता है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अगला कह रहा है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, समझाइए। जब कोई वस्तु एक निश्चित केंद्र के चारों ओर स्थिर त्रिज्या से के साथ गति करती है तो इसे वृत्ति मतलब वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है कोई वस्तु, तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर ग्रह दौड़ते रहते हैं, इनका परिक्रमा लगाना ही ये वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। विशेषताएं हो जाएंगी, गति की दिशा निरंतर जो है चेंज होती रहती है, त्वरण केंद्र की ओर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला कह रहा है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। सो 3 अंतर आपको इसमें कर लेना है। ठीक है, 2 ही दिए गए। स्वतंत्र रूप से परिभाषित होते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न होती हैं। ठीक है, मूल मात्रक का उदाहरण याद रखें तो मीटर, किलोग्राम हो सकता है, और न्यूटन और जूल हो सकते हैं यहाँ पे इसके व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लंबाई का मीटर होता है हमारा, ठीक है, द्रव्यमान का हमारा किलोग्राम हो जाएगा, तो इस तरीके से। अगला कह रहा है कि संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखना है। ठीक है, संरक्षी और संरक्षी बल। संरक्षी बल में कार्य पथ पर निर्भर नहीं होता है, इसमें कार्य पथ पर निर्भर करता है। और संरक्षी बल में इसका नाम है संरक्षी, तो ये ऊर्जा का संरक्षण करेगा, यह ऊर्जा का क्षय करेगा क्योंकि असंरक्षी। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है संरक्षी बल का उदाहरण है, और ये आपका हो जाएगा घर्षण बल जो है यहाँ पे क्या है, यह संरक्षी बल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करें कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं इसे आचार बल हेतु सिद्ध कीजिए। तो हर साल कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। तो आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसका व्यंजक होगी, कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गई, और आचार बल हेतु इसे सिद्ध करना है, बिल्कुल से कंप्लीट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही रहा है। ठीक है, प्रमेय कहती है किसी गतिमान वस्तु पर लगाने पर है ना, किसी गतिमान वस्तु को कोई उस पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है ना। तो कोई गतिमान वस्तु है, उस पर लगाया गया बल द्वारा किए गए कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देता होगा, उसके बराबर होगा। माना कि हम द्रव्यमान की वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हमारा एस होता है, तो वस्तु द्वारा संपन्न किया गया कार्य डब्ल्यू यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी। नेक्स्ट, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे, ये समीकरण हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 बन जाएगा, 3। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करते हुए और ये अपना यहाँ पे गति के नियम का यूज़ करते हुए ये रहेंगे, इस तरीके से आप अपने मान रख देंगे इसमें। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट करें केशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं। तो पतली नली में द्रव का ऊपर या नीचे उठना केशिकीय उन्नयन कहलाता है, और यह पृष्ठ तनाव या और संजानु बल के कारण होता है। ठीक है, तो केशिकीय उन्नयन का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव या संजानु बल। ठीक है, ये याद रखना। केशिकीय उन्नयन के उपयोग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, केशिकीय उन्नयन के उपयोग क्या होती हैं, पौधों में जल का परिवहन। ठीक है, जाइलम के द्वारा पौधों में इस तरीके से ऊपर जल जाता है ना, तो ये क्या हो, केशिकाएँ होती हैं एक तरीके से, है ना। मिट्टी में नमी बनाए रखना, केरोसिन लेप में ईंधन का चढ़ाव करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, और ये वह ऊष्मा होती है जो बिना तापमान बदले किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने में लगती है। ठीक है, तो तापमान कोई चेंज नहीं करेगी लेकिन उसकी पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकती है, ये गुप्त ऊष्मा, गुप्त रूप से। ठीक है, कह रहा है कि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में 4 अंतर लिखिए। सो 2-3 अंतर याद करके रखना। ठीक है, सो प्रारंभिक अवस्था में लौटाया जा सकता है इन प्रक्रमों में, इसमें प्रारंभिक अवस्था में इसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। बाह्य कारकों का कोई प्रभाव उत्क्रमणीय प्रक्रम पर नहीं पड़ता है, और इसमें बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जो है आदर्श गैस का संपीड़न ही उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हो जाएगा, और घर्षण द्वारा ऊर्जा का क्षय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, अब ऊर्जा अगर क्षय हो जाएगी तो उसको वापस तो हम ला नहीं सकते। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में, तो यही भाई कह रहा है कि इसको लौटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगला कह रहा है कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि इसका त्वरण स्थिति में कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है,
तब पिंड की गति आवर्त गति कहलाती है। तो ये यहाँ पे आपकी सरल आवर्त गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर सरल लोलक की गति होगी स्प्रिंग से लटके हुए लोलक की गति होगी पिंड की गति, है ना। तो ये सारी कुछ यहाँ पे झूले की गति, ठीक है। तो ये हो जाते हैं क्या आपकी सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरण। सरल आवर्त गति की कुछ विशेषताएं याद रखें तो वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करेगी, ठीक है। अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में वो गति करेगी और वस्तु पर लगने वाला बल मध्यमान स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, सदैव मध्यमान स्थिति की ओर ही होगा। यांत्रिक ऊर्जा सदैव रहती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। गतिज ऊर्जा देखो तो ये इसका सूत्र है और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है उसे गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो उसका नाम है गतिज। तो गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। सो हाफ एम वी स्क्वायर इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जहाँ पे एम क्या है हमारा द्रव्यमान है और विवेग है। अगला कह रहा है किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पूरा कंप्लीट आंसर आपका दिया गया है और इसको अच्छी तरीके से कर लेना, है ना। माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः ओमेगा यानी कि कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, इस पिंड के सभी कोणों का कोणीय वेग जो है समान होगा। सो ये गतिज ऊर्जा के लिए करना है। सो गतिज ऊर्जा समीकरण का यूज़ करेंगे और अपनी सारी चीज़ें इस तरीके से कंप्लीट करते हुए इसका अभीष्ट व्यंजक रेडी कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यंग मापांक पाइसन अनुपात व दृढ़ता गुणांक क्या है। सो यंग मापांक यह एक भौतिक पैरामीटर है जो कि बताता है कि यह कितनी आसानी से खिंच और मुड़ सकता है। इसे तन्य प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल और तन्य विकृति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो यंग मापांक क्या है, एक तरीके का पैरामीटर है, मापांक है क्योंकि देखो आप समझ गए मापांक से पैरामीटर है जो कि ये हमें बताने में आसानी से सहायता करता है कि कितनी तरीके से वो खिंच सकता है या मुड़ सकता है ना। और इसे तन्य प्रतिबल और तन्य विकृति के अनुपात में के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये रहेगा। अनुपात क्या है, पाइसन अनुपात किसी वस्तु पर लगाए गए तनाव के कारण उसमें होने वाले विरूपण को मापने का भौतिक स्थिरांक है। यह एक दिशा में लगाए गए तनाव को दूसरी दिशा में होने वाले लोचदार तनाव से जोड़ता है। पाइसन अनुपात को पाइसन गुणांक या गुणांक डी पाइसन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पाइसन अनुपात वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है दृढ़ता गुणांक क्या है, तो दृढ़ता गुणांक किसी सामग्री के विरूपण के प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। यह कतरनी तनाव और कतरनी विकृति के अनुपात में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, दृढ़ता गुणांक। नेक्स्ट है किसी तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध करके दूसरे सिरे पर भार लटकाने पर तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि किन किन तार कारकों पर निर्भर करती है, कोई 3 कारकों को लिखिए। सो उस तार के पदार्थ पर पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है ना, मतलब तार के पदार्थ पर निर्भर कर सकती है और तार की प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर कर सकती है और उस पर जो बल आरोपित किया जा रहा है उस पर भी यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे ये इन कारकों पर ही निर्भर करेगी तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे तार की त्रिज्या होगी, पर तार जितना पतला होगा तो लंबाई में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन आधारों पर वो यहाँ पे इसमें क्या करेगा, इन कारकों पर निर्भर करेगी, ठीक है। पदार्थ की आधार पर, लंबाई के आधार पर बल जितना अधिक होगा उतनी तार में वृद्धि अधिक होगी, ठीक है। जितना तार पतला होगा या त्रिज्या उतनी पतली होगी उतनी वृद्धि अधिक होगी, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट कह रहा है कि विमीय विधि से समीकरण आपका दिया गया गति समीकरण बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as का आपको क्या करना है, शुद्धता की जांच करनी है। कलन विधि का उपयोग करके समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा अच्छी तरीके से देख लो एक बार भाई। इसकी जांच करनी है आपको, है ना। आप LHS इज इक्वल टू RHS लाओगे पहले तो, और फिर इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करते हुए आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। तो सेकंड समीकरण का ग्राफीय विधि से इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, बिल्कुल से कर लेना इसको, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ग्राफीय विधि से आप द्वितीय और तृतीय दोनों को कर लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तृतीय और द्वितीय कौन सा आ जाए अभी हम कह नहीं सकते। और इस तरीके से आपको देखो ग्राफीय विधि से यहाँ पे आपको एक तरीके से पहले तो पूरा अपना जब ABD त्रिभुज हमारा बन रहा है इसमें ADOE के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। सो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हमारा होता ही है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सो ये अपना यहाँ पे जो यहाँ की भुजाएं दी गई हैं वो आप रख दोगे, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा U इंटू टी। और ये हमारा यहाँ पे समीकरण आप लिखोगे आगे, और इस समीकरण में क्या है समीकरण ए को मान रखने पर, ठीक है। बाकी आप मान रखोगे और सारी चीज़ अपनी इस तरीके से समीकरण को आप सिद्ध कर दोगे, सेकेंड समीकरण आ जाएगा। कह रहा है कि कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है।
सो कोणीय संवेग भाई किसी कण के रैखिक संवेग का घूर्ण अक्ष के परितः आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, तो कोई कण है उसके रैखिक संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण जो है कण का कोणीय संवेग कहलाएगा। अर्थात कोणीय संवेग जो है रेखीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग होता है और इसका ऐसा मात्रक जूल सेकंड है ना, जूल इंटू सेकंड है और यह एक सदस्य राशि है कोणीय संवेग। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्ट बनता है सदस्य राशि है, मात्रक क्या है। ठीक है, बाकी इसका यहाँ पे आप सिद्ध कर सकते हैं कि यह यहाँ पे संवेगों परिवर्तन की दर बाह्य बल के आघूर्ण के बराबर होती है, तो ये आपका यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। आगे और दिया गया है, तो यहाँ पे आपका कुल टोटली यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे आपका इज इक्वल टू टाउ हो जाता है। अभी इस व्यंजक के रूप में इसको सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहेगा कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं, और कोणीय संवेगों घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। कहता है कि कोणीय संवेग और बलाघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, तो भी आपको ये सी को करना है। ठीक है, क्वेश्चन इन तरीकों से आता है, इस तरीके से इसको बिल्कुल से आप डायग्राम बनाएंगे और ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि कोणीय संवेग किसी कण के रैखिक संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण होता है, जो कि कण का कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग एक्चुअल में होता है क्या है, कोई कण है उसके रैखिक संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, जो कि कण का क्या होता है, कोणीय संवेग होगा। सो यही है और इसका ऐसा मात्रा आपका दिया गया है और इसका सदस्य राशि है, ये हमने देख लिया है। सो इसका यहाँ पे आपको संबंध इसमें दर्शाना है ना, घूर्णन गतिज ऊर्जा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कोणीय संवेग से। तो ये आपको कंप्लीट आपका कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने देखो मेनली तो क्वेश्चन पर फोकस करा है कि क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए और आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में आपका एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तो आप उसको समझ पाएँ ताकि आप उसको रेडी कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो करना है, यहाँ पे दर्शाइए कि सदस्य ए वेक्टर एवं बी वेक्टर से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाण आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के परिमाण का आधा होगा। सो अगर ये दोनों वेक्टर हैं, सो इनको अगर गुणित करते हैं, मतलब इनका सदिश गुणनफल होता है, तो इनके परिमाण का आधा यहाँ पे इनका परिमाण होगा। तो ये यहाँ पे आपको दर्शाना है, बताना है। सो ये यहाँ पे आपका प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, ये रहेगा आधार गुणा ऊंचाई और आप अपनी सारी चीज़ें रखोगे। पहले तो आप क्या करोगे भाई, आपको डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इसको कर पाओगे। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मत छोड़ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए ना आकर के क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकता है। कहेगा भाई कि रबर से मतलब स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों लिखिए। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल से कर लेना। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। आगे कुछ और क्वेश्चन दिए गए, कह रहा है हुक का नियम लिखिए, इसके आधार पर प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कीजिए। घूर्णन करते पिंड के लिए बलाघूर्ण व जड़ताघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा लिखिए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, वैसे 2 तो हमने देख ही लिए थे, बाकी और अदर क्वेश्चंस भी जो आपने रेडी कर रखे हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके आपको जाना है और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। किसी भी हालत में उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो आप और भी तैयारी करेंगे, केवल इन्हीं के भरोसे नहीं रहना कि इनसे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो बाकी आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। ठीक है, जहाँ से जो भी मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। बाकी इनको तैयार कीजिए और आगे के क्वेश्चन देख लीजिए, पीछे के जो क्वेश्चन बता दिए उनको देख लीजिए, ताकि तैयारी अच्छी हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, सो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट है हमारी, सो वहाँ से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।